guys, in 11th class, biology has 5 portion mainly. First portion जो है वो मेरा है diversity in living organism के लिए. याद है किसी ने पढ़ा था जब हम 9th क्लास में थे, एक चैप्टर था diversity in living organism. Remember that? Yes sir. तो वो जो डाइवर्सिटी वाला पोर्शन था वो हमें यहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ना है. पहले चैप्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला, वो एक बेसिक चैप्टर है, उसमें कुछ खास नहीं है. उसमें हमें ये पढ़ना है कि क्या क्या हमारे पास बोटेनिकल गार्डन होते हैं, जूलॉजिकल गार्डन होते हैं, कैसे प्लांट्स को पहचानते हैं हम, कैसे एनिमल्स को पहचानते हैं. ओके. दूसरे चैप्टर में हमें बेसिकली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है कि किस तरीके से डाइवर्सिटी को बांटा गया है, किस तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं. ठीक है, कैटेगरी वाइज क्यों पढ़ते हैं अलग अलग. जैसे मान लो हमारे इस अर्थ के ऊपर ही बहुत सारे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, तो क्या उनको अलग अलग पढ़ना ठीक है, या अगर हम उनकी सिमिलरिटीज के बेसिस पे एक ग्रुप के अंदर पढ़े तो ज्यादा बेटर है? कौन सा तरीका सही है? उनको अलग अलग पढ़ना या ग्रुप में पढ़ना? ग्रुप में पढ़ना. ग्रुप में पढ़ना आसान है. क्यों? अगर तुम अलग अलग पढ़ोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी और तब भी तुम उनके बारे में पूरा नहीं पढ़ पाओगे. तो जिंदगी खत्म ना हो और हम थोड़ा सबके बारे में ही पढ़ लें, तो एफिशिएंट मेथड क्या है? ग्रुप में पढ़ना, राइट? यस सर. ओके. तो फिर थर्ड चैप्टर में हमारे पास है प्लांट के बारे में पढ़ना डिटेल में, ठीक है ना, और फिर हमारे पास डिटेल में है एनिमल के बारे में पढ़ना. तो ये टोटल मिला के मेरे पास बनती है पूरी की पूरी डाइवर्सिटी यूनिट. ओके. यस सर. दूसरी यूनिट में हमारे पास है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में पढ़ना. देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारा एक्सटर्नल अपीयरेंस, तुम बाहर बाहर से कैसे लगते हो और अंदर अंदर से कैसे लगते हो, इसे हम बोलते हैं एनाटॉमी. तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ प्लांट एंड एनिमल. तो एक हमारे पास प्लांट के बारे में पढ़ेंगे 2 चैप्टर, और लास्ट में मेरे पास है एनिमल के बारे में, मतलब एनिमल्स के बारे में. हम भी एनिमल्स के अंदर आते हैं, तो हमें सेकेंड यूनिट में मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है. ओके. नाउ थर्ड यूनिट जो है वो पूरी की पूरी सेल के ऊपर है. अब ये सेल का मतलब जैसे याद है 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, सेल दी फंडामेंटल यूनिट. यस सर. और सेल के अंदर फिर किस तरीके से सेल डिवाइड करते हैं. हमारे अंदर इतने सारे बायोमोलिक्यूल हैं, डीएनए है, आरएनए है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम इस सेल की यूनिट के अंदर. ठीक है. तो पहला सेल के बारे में पढ़ना है, फिर बायोमोलिक्यूल के बारे में, और फिर हमको सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है. देखो, तुम पहले छोटे बच्चे थे और आज तुम इतने बड़े हो गए. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में सेल डिवाइड कर रहा है, राइट? एक से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल, 16 से 32 सेल, राइट? तो सेल्स आर गोइंग टू डिवाइड. तो ये जो सेल इस तरीके से बार बार डिवाइड करते जा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है? सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है, राइट? अब जो 2 यूनिट रिजर्व की गई है वो है मेरे को नीट का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, प्लांट और एनिमल. तो नीट का बहुत फेवरेट यूनिट है ये प्लांट फिजियोलॉजी. क्या प्लांट के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है? यस. क्या प्लांट के अंदर भी मिनरल न्यूट्रिशन होते हैं? यस. क्या प्लांट के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है खाना बनाने के लिए? यस. क्या प्लांट के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं? यस. क्या रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर होता है? यस. तो ये जितने भी मैंने टॉपिक बोले इन सब के ऊपर 5 चैप्टर बनाए गए हैं. ठीक है. ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और हार्मोनल बैलेंस. ठीक है. तो 5 चैप्टर इसके बारे में रिजर्व है प्लांट के बारे में. एनिमल्स के ऑलरेडी तुम लाइफ प्रोसेस पढ़ के आ रखे हो, याद है 10th क्लास में? यस सर. यस सर. तो 7 चैप्टर उसके लिए हैं. अब देखो, ये 2 चैप्टर काइंड ऑफ एक तरह से है लोकोमोशन एंड मूवमेंट. क्या तुमने 10th क्लास में हड्डियों के बारे में पढ़ा? कुछ हड्डियों के ढांचा, नहीं पढ़ा था. हड्डियों के ढांचे के बारे में नहीं पढ़ा था, नया चैप्टर था वो. ठीक है. तो हम हड्डियों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे. तो यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम आएगा. ठीक है. स्केलेटल हमने नहीं पढ़ा था वहां पे. और याद है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन के बारे में याद है? इंसुलिन, ग्लूकागोन, यस सर. ग्लैंड, याद? तो एंडोक्राइन के बारे में पढ़ना है. ठीक है. डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है, सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना है, राइट? इज दैट क्लियर? यस सर. और लास्ट में मेरे पास एंडोक्राइन के बाद मेरे पास जो पोर्शन है वो है न्यूरोलॉजिकल, मतलब न्यूरॉन. जैसे हमारे पास न्यूरॉन सिस्टम होते हैं, राइट? पूरा सेंस ऑर्गन है, ईयर के बारे में, नोज के बारे में, हमें आईज के बारे में पढ़ना है, स्किन के बारे में पढ़ना है. तो ये जो पूरा का पूरा एनिमल के बारे में है, ये हमारे पास हुआ टोटल एनिमल फिजियोलॉजी. तो पूरी बायोलॉजी 11th की इन 5 सेक्शन में बटी हुई है, जो कि हमें धीरे करके पढ़नी है. बहुत इंटरेस्टिंग होगा. थोड़ा स्टार्टिंग का पोर्शन थोड़ा रट्टाफिकेशन हो सकता है, लेकिन एनिमल फिजियोलॉजी सबसे इंटरेस्टिंग है. सबसे इंटरेस्टिंग यही वाली यूनिट है. ठीक है. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर. अगर तुम मोबाइल में देख रहे हो तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल करके रखना. ठीक है. वर्टिकल में थोड़ी दिक्कत आ सकती है. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट. यस सर.
ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ये लेके प्रभु का नाम। चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। Biodiversity. यस चंदन, कैन यू हियर मी? यस सर। और चंदन कैसा लग रहा है बायो पढ़ के? एक्साइटेड और ओके। एंड साहिल तुम्हें कैसा लग रहा है, बुरा या अच्छा? सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा ठीक है। Okay, so guys, let's start with this biodiversity, first topic of this chapter, which is the living organism. अच्छा, bio means life, diversity means living organism, right? तो bio means life होता है, diversity means variety. तो हमारे इस अर्थ के ऊपर एक ही टाइप की वैरायटी है, बहुत सारी टाइप की वैरायटी है? सर बहुत सारे टाइप की वैरायटी। कुत्ता, बिल्ली, मैना, शेर, कुत्ता, इतने सारे, यानी इतने सारे प्लांट हैं, खरबूजा, अनानास, खीरा, इतने सारे कीड़े मकोड़े, मकड़ी हो गई, सांप की मौसी, राइट? हमारे पास ये जो इतनी सारी चीजें होती है, बंदर, तो ये सब क्या है? ये सब बायोडाइवर्सिटी तो है, एनाकोंडा, तो ये जितने भी चीजें, ये क्या है? इट इज दी बायोडाइवर्सिटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है? बहुत सारी वैरायटी है, राइट? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। सो वैरायटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म को हम एक साथ बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, हमें ग्रुप में पढ़ना चाहिए। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, भाई नॉन लिविंग के बारे में तो पढ़ना ही नहीं है, और नॉन लिविंग के बारे में पढ़ के क्या फायदा? तो इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? किसके बारे में? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो अब अगर बात यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसे हिंदी में बोलते हैं सजीव और निर्जीव। तो सजीव और निर्जीव की क्या क्या फीचर होते हैं? चलो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या क्या फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, कोई बता सकता है? Respiration. ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अगर फीचर की बात चल रही है, तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि हमारे पास रेस्पिरेशन होता है, ठीक है? और कुछ? लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं लेते हैं, ठीक है? लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म, दो से चार, इस तरीके से आते रहते हैं, राइट? तो दे कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग और ग्रोथ, Digestion. तो ग्रोथ होता है इसके अंदर, राइट? ग्रोथ, और क्या लिख सकते हैं? ये भी लिख सकता हूँ, डेवलपमेंट ऑल्सो। यस सर। ठीक है, और कुछ? बस इतना ही होता है? नहीं सर नहीं। अरे ये तो बहुत सर डेफिनेट शेप एंड साइज सर। डेफिनेट शेप तो नहीं होता है हमारा, क्योंकि हम तो बढ़ते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। तो डेफिनेट तो नहीं है, हम टाइम के अकॉर्डिंग हमारी शेप चेंज होती है। पहले तो छोटे बच्चे थे, आज तो बड़े हुए। सर अडेप्टेशन। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो ये तो है ऑफ कोर्स, रिस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब लाइफ प्रोसेस के अंदर आ जाता है हमारा। मेन चीज क्या है? मेटाबॉलिज्म। यस सर। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है बताओ? तुम्हारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। यस सर। और मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी, अगर तुम्हें याद हो, बिगिनिंग ऑफ बायोलॉजी, तो मैंने उसमें बता भी रखा है कि मेरे पास मेटाबॉलिज्म दो चीजों में डिवाइड होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म होता है कैटाबॉलिज्म सर। हमारी बॉडी में जब भी तुम खाना खाते हो तो वो ब्रेक डाउन होता है। यस सर। जितना भी ब्रेक डाउन रिएक्शन होंगे उसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और हमारी बॉडी में जितनी भी फॉर्मेशन होती है चीजों की, तो छोटे बच्चे आज बड़े हो गए, इसका मतलब तुम्हारी बॉडी में कुछ नया बना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। ओके, तो दिस इज मेटाबॉलिज्म। ओके, ये जो मैंने अब जैसे मान लो रिप्रोडक्शन बता दिया, एक मेरे पास टॉपिक आता है, हम बोलते हैं होमियोस्टेसिस। अभी हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे सबके बारे में। यस सर। होमियोस्टेसिस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है बाहर के अकॉर्डिंग या फिक्स रहता है? सर चेंज होता रहता है। चेंज होता रहता है, आर यू श्योर? यस सर। चंदन? सेम रहता है सर, सेम रहता है। चंदन क्या लगता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है या फिक्स रहता है? सर जब बीमार हो जाते हैं तो चेंज हो जाता है थोड़ा। ओके, तो अगर वो चेंज हो जाता है तो हमको अच्छा लगता है या अनकंफर्टेबल लगता है? अनकंफर्टेबल। इसका मतलब चेंज होना तो अच्छी बात नहीं है। अगर चेंज ही हो रहा है तो फिर तो अगर अच्छी बात होती तो हमें कुछ दिक्कत ही नहीं होती। इसका मतलब अगर मेरा ये चेंज हो रहा है एनवायरमेंट, आई मीन मेरी बॉडी का टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है, वो एक बुरी बात है। हम वी आर होम, तो हमारे पास दो टाइप के हैं, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। सो वी आर वार्म ब्लडेड, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो बाहर गर्मी बहुत हो जाए तो डिफरेंस आ गया। मान लो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना 37 डिग्री फिक्स है मान लो, तो अगर मान लो बाहर का टेम्परेचर 45 चला गया, 50 चला गया, तो डिफरेंस हो गया ना हमारी बॉडी और बाहर के टेम्परेचर में। यस। तो तभी तो गर्मी से पसीने आते हैं, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा हो गया। मान लो तो बाहर का टेम्परेचर कितना चला गया, 5 मतलब बहुत ठंड,
और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है फिक्स 37, तो फिर से डिफरेंस आ गया। यस ठंड लगती नहीं लगती? लगती है सर। तभी तो ये सब चीजें हमें फील होती हैं। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो हमें कभी ना तो ठंड लगती ना कभी हमें गर्मी लगती। यस समझ में आया? क्यों? क्योंकि जैसे मछली है, क्या कभी देखा है मछली को ठंडे पानी में आती है कि देखो आज तो बहुत ठंड हो रही है, आज मैंने स्वेटर पहन रखा है? कभी देखा है? नहीं सर। नहीं। कभी देखा है कि वो बनियान में आई है कि चलो गर्मी हो रही है बहुत बनियान में चलते हैं? ऐसा नहीं होता है। तो मछली हमेशा कैसी रहती है? वैसी रहती है जैसे हमेशा रहती है, नो क्लॉथ, राइट? तो क्यों? क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है, यस वो बाहर के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को चेंज कर लेती है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत किसे होती है? हमें होती है। हम वार्म ब्लडेड है, हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो जब ना तो ठंड होती ना ज्यादा गर्मी होती, तो हमें अच्छा लगता है। यस क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ही वो है, कंफर्टेबल लगता है बहुत बहुत हमें उसमें, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी। लोग कहते नहीं जब जब एकदम मौसम अच्छा सा रहता है कि हमेशा जिंदगी भर ऐसा ही रहे मौसम, क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ही वैसा है। समझ में आ गया? यस इज सर। इट क्लियर? यस तो सर। इसलिए लोगों को हिमाचल जाना पसंद है, आई मीन नॉट इन वेरी कोल्ड। तो इस तरीके से, ठीक है? इज Yes. दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो होम्योस्टेटिस स्टडीज का मतलब क्या है? टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना अलग अलग इन्वायरमेंट में। तो ये क्या मेरे पास होम्योस्टेटिस का मैकेनिज्म है? बिल्कुल है। जैसे मान लो ठंड लगती है तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, राइट? क्यों? Yes, sir. ताकि मेरी बॉडी की हीट बाहर ना निकले, ताकि मैं अपनी बॉडी को टेम्परेचर कांस्टेंट रख पाऊँ। ठीक है? Yes, sir. और गर्मियों में हम ज्यादा कपड़े पहनते हैं कम Sir, कम पहनते हैं, ताकि मतलब जो बाहर का टेम्परेचर इतना हाई हो रखा है उससे मेरे को रिलीफ मिले। जो मेरी बॉडी में पसीना आ रहे हो, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। जब भी पसीना सूखता है तो अच्छा लगता है ना, जब भी गीला गीला होता है तो पंखे के सामने आता है तो ठंडा ठंडा लगता है। तो ये अच्छी बात है, हमारी बॉडी को अच्छा लगता है इससे। ओके Yes. ओके। आर बी सेंसिटिव और नॉट? So, सेंसिटिव का मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सेंसिटिव होते हैं नहीं होते हैं? सेंसिटिव का Yes. मतलब जैसे मान लो मैंने तुम्हें चैप्टर पढ़ाया था कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 10th क्लास में, याद है? अगर कोई तुम्हें थप्पड़ मारेगा तो तुम रिस्पांस देखते हो किसने मारा है, Yes, sir. के अकॉर्डिंग रिस्पांस करते हो, राइट? सामने से कोई आ रहा है तुम्हारे सामने से, तुमको कैसा रिस्पांस करना है? तो इसका मतलब तुम जो भी स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट हमें कैसा रिस्पांस करना है, इसे ही तो सेंसिटिविटी बोलते हैं, राइट? Yes, sir. अगर एक पत्थर है, एक पत्थर पे के सामने एक सांड आ रहा है मान लो, या कोई भी बैल आ रही है, तो अगर वो पत्थर को मारने आ रही है तो क्या पत्थर हटेगा? क्या पत्थर हटेगा अगर वो उसे मारने आ रही है तो? No, नहीं sir. हट पाएगा। लेकिन हम हट जाएंगे? Yes, sir. बिल्कुल, हमारा काम यही है अपने आप को लॉन्च करना, अपने आप को बचाना, राइट? सो दिस Yes. इज व्हाट, दिस इज सेंसिटिविटी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके। क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अडेप्टेशन की एबिलिटी होती है? Yes, sir. आर वी अडेप्टिव? यस, ऑफ कोर्स वी Yes, हैव द sir. अडेप्टेशन। जैसे मान लो कोई इंसान अगर जम्मू कश्मीर में पहले से ही रह रहा है, तो बताओ अगर तुम उसे साउथ में लेकर आए तो उसे अच्छा लगेगा या थोड़ी दिक्कतें होंगी? सर दिक्कत होगी। दिक्कत होगी, राइट? लेकिन अगर मान लो उसे 1-2 साल और हो गया तो वो साउथ को भी अडेप्ट कर सकता है, राइट? Yes, sir. शुरू में दिक्कत होगी लेकिन थोड़े टाइम बाद वो एडजस्ट हो जाता है, राइट? Yes, sir. Yes. तो इसी को तो बोलते हैं अडेप्टेशन। मान लो जैसे तुमने स्कूल चेंज किया अपना, तुम एक दूसरे स्कूल से दूसरे स्कूल में चले गए, तो स्टार्टिंग में अजीब नहीं लगता? ये लगता है ये सर। कैसा स्कूल है, लेकिन कभी अच्छा भी होता है। थोड़े टाइम बाद तुम उसके अडेप्टिव हो जाते हो, इजंट इट? Yes, sir. तो ये क्या है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। क्या Yes. हमारे पास एक सेल का स्ट्रक्चर है डेफिनेट? यस। तो हमारे पास क्या क्या नॉन लिविंग में कोई सेल होते हैं? नो तो ये सब फीचर्स क्या है हमारे पास? तो ये सब फीचर्स है हमारे पास कि वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज, वी हैव इमोशंस। यस और नो? Yes, sir. लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कभी सुना है कि लिविंग कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर से लव हो गया है, या ये पत्थर दूसरे पत्थर से हेट करता है? नहीं। हेट, लव, इमोशंस, ऑल दीज आर व्हाट? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को होता है, राइट? केयरिंग, Yes, sir. केयर करना, राइट? तो ये सब क्या है? इमोशंस होते हैं। और ये फीचर सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं? लिविंग Living ऑर्गेनिज्म। organism. एनी डाउट इन दिस? No, sir. सो आस्तिका, पूनम, आर यू देयर? पूनम? सर वैष्णवी। ओ तुम वैष्णवी हो, अच्छा। तो बोल क्या नहीं रही हो जब से? और वैष्णवी क्या हाल चाल? सर बढ़िया। वैष्णवी अपने नाम से क्यों नहीं आई हो? पूनम के नाम से आ रखे हो, बताओ, मैं पहचान ही नहीं पाया मैंने। मम्मी के फोन से ज्वाइन, अरे अच्छा, मम्मी के ओके, फोन से ओके। ज्वाइन किया। ओके ओके। कोई डाउट है वैष्णवी इसके अंदर? नो सर। अच्छा, और कैसा चल रहा है लॉकडाउन? तो बहुत बेकार। और बेकार, बोर हो रहे हो? सोचा था 10th के बाद भी बाहर घूमने जाएंगे, लॉकडाउन ने सब खराब कर दिया। हाँ सर, हाँ ऊपर से एक्सटेंड भी हो हाँ। गया, बताओ, तुम्हारी वजह से।
हाँ 17 तक। अच्छा, कौन सी सोसाइटी है तुम्हारी वैसे? इको विलेज 1। अच्छा, वहां पे कोई है कोरोना का केस? नहीं सर, सामने वाली सोसाइटी में है, निराला जो है अच्छा अच्छा, ओके। उसमें है। तो सील तो हो ही गया होगा, इस राइट? यस सर, हो गया क्या है। सर? सीलिंग। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। अरे मेरे को मेरी आवाज वापस सुनाई दे रही है, ये कोई किसी ने शायद ऑन कर रखा है बहुत तेज। यस, मेरे पास है सेलुलर स्ट्रक्चर। अब देखो, अब जैसे तुम 9th क्लास में थे, तो 9th क्लास में तुमने एक चीज पढ़ी थी यार, वो क्या चीज थी, याद है किसी को? कि मेरे पास सेल दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक, याद है? यस सर। तो देखो, जैसे अभी तुमको पता है कि हमारे देश में किसकी सरकार है? मोदी गवर्नमेंट की सरकार है, राइट? मोदी और जिंदाबाद। मोदी गवर्नमेंट के क्या है, बहुत सारे, ये मेरे पास क्या है, मिनिस्टर्स है, राइट? एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, जैसे कोरोना Yes, का भी sir. केस चल रहा है, तो कोरोना के केस को कौन हैंडल कर रहा है? जैसे हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन सिंह, राइट? ऐसे ही हमारे पास एचआरडी मिनिस्टर, राइट? सुना होगा निशंक। हाँ। निशंक भी जो है, तो वो एचआरडी मिनिस्टर मतलब एजुकेशन मिनिस्टर। एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मेरे पास फॉरेन मिनिस्टर है, राइट? तो और मेरे पास वित्त मंत्रालय का मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। तो हर एक किसी के अलग अलग मिनिस्टर्स हैं। तो ये सारे मिनिस्टर अपना अपना काम देखते हैं या रैंडम काम देखते हैं? चलो आज ये वाला देखते हैं, एंजॉय करते हैं, कुछ भी अपना अपना। अपना अपना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं, मान लो किसी को अगर बाहर जाना, उसको वीजा चाहिए होगा, तो वो कहाँ पे जाएगा? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में कि मुझे वीजा दे दो। नहीं कि भैया वीजा नहीं दे सकते, गेहूं ले जाओ तो 1 किलो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो जो जिसका कंसर्न है वहीं पर तो जाएगा। सिंपल है। हम मान लो किसी को बेचारे लॉकडाउन की वजह से किसी ने खाना नहीं खाया, तो खाना नहीं खाया तो क्या वो फॉरेन मिनिस्टर के पास चले जाएगा, मुझे खाना चाहिए? कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, मेरे पास हर किसी का अपना एक इंडिविजुअल काम है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेलुलर स्ट्रक्चर। तो सेलुलर स्ट्रक्चर हमारे पास देखो क्या है, प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। तो बताओ, ये जो लोग इतने सारे जो अलग अलग काम को डील कर रहे थे अभी, तो ये अपने आप में अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है ना, क्योंकि देखो, अगर अगर मैं ये बोल दूं कि नहीं नहीं कोई मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ एक मोदी है, वो है तानाशाह, और वही सब कुछ संभालेंगे, देश की हर चीज को वही संभालेंगे, तो क्या वो एफिशिएंट होगा? नो सर। नहीं। इतने सारे मिनिस्टर हैं, तब भी देखो ये हाल है। हाँ। तो अगर सिर्फ एक को ही दे देंगे तो फिर तो हो गया काम। क्यों? क्योंकि अगर अगर इस टाइम वो एग्रीकल्चर के बारे में सोच रहे हैं, तो पता नहीं एजुकेशन का कब नंबर आएगा, और अगर एजुकेशन का सोच रहे पता नहीं फॉरेन का कब नंबर आएगा। तो एक इंसान ज्यादा चीजें नहीं सोच सकता ना। यस इसलिए सर। बेटर है ना कि अलग अलग इंसानों को दे दिया जाए काम। हम्म। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर, काम का विभाजीकरण कर देना। तो ये जो विभाग में बट गया है, ये अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात सर है। अच्छी बात है। तुम्हारे स्कूल में एक ही टीचर, मान लो एक ही टीचर तुम्हें सब कुछ पढ़ा दे, इंग्लिश, फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथ, सब कुछ। जैसे जब तुम छोटे बच्चे थे, 5वीं क्लास की मैडम एक ही होती थी, राइट? वही यस तुम्हें सर। सब कुछ पढ़ाती थी। तो क्या मजा आता था उस क्लास में तुम्हें? सर उस टाइम तो आता ही बोरिंग था। होता था वो। सुबह से लेकर शाम तक वही पढ़ाती रहती थी, थप्पड़े मारती रहती थी, तो वो अच्छी बात नहीं थी। तो अलग अलग टीचर आते तो उसमें अच्छा लगता है कि ओ Yes, इनका sir. तो स्टाइल ही अलग है, ये तो कुछ अलग ही है, ये तो बहुत मारती है। तो ये अच्छा है। तो इसका मतलब चलो, तो मैंने एग्जांपल वैसा ले लिया है, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर अच्छी बात होती है। कोई हमारी बॉडी में प्रोटीन बना रहा है, कोई हमारी बॉडी में एनर्जी बना रहा है, कोई हमारी बॉडी में डीएनए सिंथेसाइज कर रहा है, कोई हमारी बॉडी में जेनेटिक कंट्रोल करवा रहा है, कोई हमारी बॉडी में वाटर के बैलेंस को देख रहा है। ठीक है? तो ये सब काम अच्छी बात है, बुरी बात है? अलग अलग करवा रहे हैं तो अच्छी बात होगी। तो हमारे पास किस टाइप के सेल होते हैं? यूकैरियोटिक। ओके, यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? अच्छे सेल्स होना। और प्रोकैरियोटिक का मतलब, जैसे मान लो एक ये सेल है, ये आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। अंदर अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। और बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी नहीं होता इसके पास। तो हमारे न्यूक्लियस में इतनी सारी चीजें होती हैं, इसके न्यूक्लियस में तो कुछ है ही नहीं, बस एक डीएनए जैसा स्ट्रक्चर है, बस एक क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसको न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन ये न्यूक्लियस नहीं है, इसके न्यूक्लियस को भी हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्यों? क्योंकि ये प्रिमिटिव है। तो बताओ, अच्छा सेल कौन सा हुआ? प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक सर। यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया। ठीक है? तो बैक्टीरिया क्या है? देखो, बैक्टीरिया इतना प्रिमिटिव, तब भी तुमको इतना नुकसान पहुंचा देता है, इतनी सारी बीमारियां दे देता है। सोचो, अगर बैक्टीरिया अगर यूकैरियोटिक बन गया तो बेटा क्या हाल करेगा? ठीक है? तो बैक्टीरिया इतना पुराना है, प्रिमिटिव है, तब जाके वो हमें इतनी दिक्कत दे देता है। तो यूकैरियोटिक में क्या क्या होंगे? ऑफ कोर्स प्लांट सेल, राइट? एनिमल सेल। अच्छा, फंगस किस में आता है बताओ? सब यूकैरियोटिक। Yes. फंगस हमारे पास किसके अंदर आएगा? यूकैरियोटिक के अंदर। जो फंगस सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक के अंदर। अब एक क्या सिर्फ यही चीज है? नहीं,
प्रोटिस्टा होता है हमारे पास, एक कैटेगरी आएगी अभी हम Yes, पढ़ेंगे। sir. प्रोटिस्टा तो प्रोटिस्टा भी किसके अंदर आते हैं? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। एक चीज ना याद कर लो, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आगे भी याद करना ही पड़ेगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम है जो कि हमें आर.एच. विटेकर ने दिए थे, जिसका साइंटिस्ट का नाम था आर.एच. विटेकर। विटेकर सर। ठीक है, तो विटेकर ने हमें 5 किंगडम दिए थे, सारे बच्चे याद रखेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ओके चंदन, प्लीज स्पीक अप व्हाट आई जस्ट सेड। सर मोनिरा, प्लांट, एनिमिलिया, फंजाई, प्रोटिस्टा। हाँ ठीक है, रैंडमली बोला है, लेकिन ध्यान रखना इसको ना ऑर्डर वाइज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन होता है ना, ये हमेशा ये होता है मतलब इस तरह से एंथ्रोपोलॉजिकली हम बोल सकते हैं इसको, या फाइलोजेनेटिक बोलते हैं उसे। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी वाइज। देखो मैंने एनिमल्स लास्ट में क्यों बोला? क्योंकि सबसे एडवांस कौन है? एनिमल ही तो है। और मैंने मोनेरा को सबसे पहले क्यों बोला? क्योंकि वो प्रिमिटिव है, तो वो सबसे पुराने हुए ना। तो इसका मतलब जो मेरे पास ये होता है, तो सबसे पुराने वाले जो होते हैं तो उनको पहले बोला जाता है, और सबसे एडवांस जो होते हैं उनको बाद में, राइट? यस। तो इसलिए हमें लाइन वाइज बोलना होता है, आई मीन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। ओके, तो ये मेरे पास हुआ यूकैरियोटिक के लिए। अब हमारे पास क्या आ रहा है? अच्छा देखो, तो क्या ये मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, कैन आई से दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल? ये तो बच्चों वाली बात है, हर किसी को पता है, ये तो केजी के बच्चों को भी पता होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाँ, मेड अप sir. ऑफ सेल्स। ओके, कैन आई से सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? वैष्णवी? यस सर, यस सर। हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ, सेल्स आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका क्या मीनिंग है? क्या है ये? क्यों बोल रहे हैं हम ये सेल्स आर दी स्ट्रक्चरल एंड? सर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसकी वजह से सारी मतलब टिश्यूज और ये सब बनता है, और उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, तो इसीलिए। ठीक है, सही है। देखो, अगर सेल नहीं होगा तो क्या टिश्यू बनेगा? नो सर। टिश्यू नहीं है तो क्या ऑर्गन बनेगा? नो सर। ऑर्गन नहीं है तो ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा तो तुम कहाँ से आए? नहीं आए। ठीक है, सेल से हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर होगा तो बताओ मैं फंक्शन कर पाऊंगा? मैं अपना हाथ मोड़ सकता हूँ ऐसे? ये Yes. फंक्शन ही तो है। तो ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये फंक्शन है, इसका मतलब स्ट्रक्चर होगा तो फंक्शन भी आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई, इसलिए हम सेल्स को क्या बोलते हैं? इट इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। सेल्स है तो स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर है तो फंक्शन है। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। तो सेल्स आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर ये दोनों होंगे तो लाइफ है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कुछ लोग बोलते भी गेट अ लाइफ ब्रो, तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि स्ट्रक्चर और फंक्शन लेकर आओ, वो अलग मीनिंग होता है इंग्लिश में। उसका मतलब होता है कि भाई दूर रहना, मतलब आई मीन लाइफ को जी, बेफालतू की जल मत में से। ठीक है, गेट अ लाइफ ब्रो मतलब अपनी लाइफ जी भाई, मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे कुछ लोग इधर चढ़ाने के लिए बोलते हैं, जैसे मान लो अगर तुम किसी को जानबूझ के इरिटेट करते जा रहे हो और वो चाहते हैं कि अपने काम से काम रहे, मुझे अपना काम करने दे, तो वो यूजुअली क्या कहते हैं? गेट अ लाइफ ब्रो। तो उसका मीनिंग अलग है। ठीक है, बायोलॉजिकली मत तो बोलना कुछ आई हैव ऑलरेडी भी स्ट्रक्चर, आई हैव ऑलरेडी अ फंक्शन। क्या बोल रहे हो वैष्णवी? कुछ भी कुछ भी क्या बोल रहा हूँ? सही नहीं बोल रहा हूँ मैं? बोलते नहीं है गेट अ लाइफ ब्रो किसी को इंसल्ट करने के लिए? क्या रिलेशन है इसका इससे? हाँ, तो लोग बोल देते हैं ना ऐसी, भाई स्ट्रक्चरल फंक्शनल भी, मान लो तुमने ज्यादा बायोलॉजी पढ़ ली और किसी ने तुमको, जैसे मान लो जानवी ने तुमको बोल दिया गेट अ लाइफ वैष्णवी, और तुमने कहते हो प्लीज आई हैव ऑलरेडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी ना, इसलिए बोल। कुछ भी ठीक है, शट अप माइंड योर लैंग्वेज। कुछ भी। यस, तो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, मैं ब्लॉक भी कर सकता हूँ, आई हैव सम पावर्स। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है, तो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, राइट? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम बताओ। अरे बताओ। बैक्टीरिया, अमीबा, यस, वेरी गुड, बैक्टीरिया, अमीबा। पैरामीशियम, बिल्कुल सही। यूग्लिला। तो ये मेरे पास बस जाता मैं बोलूंगा, तो बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। यस, वेरी गुड। तो पैरामीशियम। अब मल्टी सेलुलर की बात आएगी तो प्लांट। यस, ये तो सबको पता होता है। अपना एग्जांपल बोल दे, नाम मत लिख देना अपना कहीं, साहिल, चंदन, ये वैष्णवी, ये नाम नहीं, एनिमल लिखना है, प्लांट एंड एनिमल्स। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हुआ? बेसिकली ये हुआ सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा, एक भाई आस्क यू, यस स्वास्तिका, आर यू देयर? यस सर।
Swastika, can you explain metabolism? Yes, sir. Yes, Swastika. Yes, sir. What is metabolism? सर जो केमिकल रिएक्शंस अकर होते हैं हमारे बॉडी में. Very good. So we can say that metabolism is what? It is the sum Sum of of all various the biological- biochemical reaction, right? Yes, sir. So we can say that metabolism means it is the sum of all the biochemicals reactions occurring inside the body. Body. हमारी बॉडी के अंदर टेक प्लेस होती हैं, occurring inside living organisms. तो उसी को हम क्या बोलते हैं? These are called metabolism. Metabolism. अच्छा, और ये वैष्णवी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के सर. सर 2 टाइप के, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म. जैसे मान लो कोई बहुत ही पतली लड़की है, ठीक है, जैसे मान लो वैष्णवी है, बहुत पतली लड़की है, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी बॉडी में क्या चीज ज्यादा हो रही होगी? कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा होगा, राइट? सब कुछ तो ब्रेक डाउन हो रहा है, क्यों? क्योंकि बॉडी में कुछ लग ही नहीं रहा. तो बॉडी में कुछ लग नहीं रहा, इसका मतलब क्या एनाबॉलिज्म ज्यादा है? नहीं है. नो सर. ठीक है, अगर मान लो मैं अपनी बात करूँ तो मेरी बॉडी में दोनों चीजें बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, क्योंकि मैं एकदम हेल्दी हूँ, एकदम ना मोटा ना पतला. तो इसका मतलब मेरी बॉडी में एनाबॉलिज्म भी अच्छा है, कैटाबॉलिज्म भी अच्छा है. लेकिन कुछ के अंदर एनाबॉलिज्म ज्यादा होता है, कुछ के अंदर कैटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, राइट? जैसे मान लो एक मेरे पास ये वाला लड़का है, ये बहुत ही मोटा है, तो अगर ये बहुत ही मोटा है तो मतलब उसके अंदर क्या ज्यादा होगा? कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म क्यों? क्योंकि इसके अंदर फॉर्मेशन रिएक्शन ज्यादा हो रही है, इसकी बॉडी में फैट ज्यादा एक्यूमुलेट होता जा रहा है, राइट? तो इट मींस एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा. इज दैट क्लियर? यस. तो इसका मतलब जो सिंपलेक्स से हमारी बॉडी में सिंपल से कॉम्प्लेक्स जो चीजें बनती हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं फॉर्मेशन होता है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. यस तो अगर मैं ये बोलूं, यस साहिल, अगर Yes, मैं sir. ये बोलूं कि कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, तो कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कौन होता है? एना या कैटा? सर. कैटा. कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म सोच लेना. एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म. यस, एनाबॉलिज्म में चीजें बनती हैं, तो इट इज अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच. यस. कंस्ट्रक्टिव का मतलब चीजों का मिलना, अच्छा होना, कंस्ट्रक्टिव. ठीक है. और अगर मैं वो करूं कि कैटा, तो कैटा का मतलब क्या है? Destructive और origin. नाम ही कैटा काट दो तो डिस्ट्रक्टिव सर. एनी डाउट टिल नाउ? नो सर. ओके. तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ग्रोथ और ये डेवलपमेंट, मैंने एक चीज लिखवाई थी, राइट? तो ग्रोथ Yes. और डेवलपमेंट एक ही चीज थी या अलग अलग चीजें होती है? क्या लगता है? सर अलग अलग. सेम है. सेम है. अच्छा. सर अलग. साहिल, अलग अलग है? यस सर. कैसे अलग अलग है, बताओ. सर ग्रोथ तो सर अपने से हाइट बढ़ रही है और ये सब. ठीक है. और सर डेवलपमेंट हमारी माइंडसेट मतलब. अब वैष्णवी बोलने वाली है कुछ भी. बोलो बोलो वैष्णवी. नहीं सर, एक ही बात होती है सर, डेवलपमेंट और ग्रोथ. अच्छा देखो, तो अब हमारे पास क्या है? ग्रोथ और डेवलपमेंट. ग्रोथ का मतलब क्या होता है? किसी भी बॉडी पार्ट का ग्रोथ करना. जैसे मान लो वैष्णवी के लिए भाग रही थी और नीचे गिर गई बहुत तेज, तो उसके यहाँ पे चोट लग गई, हाथ भी इसके ऐसे हो गए टेढ़े मेढ़े. तो अब डॉक्टर ने क्या बोला? आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए मैम, और घर पे जाके आराम कीजिए. तो अब ये जब 2 महीने के लिए आराम करती जा रही है, 2 महीने में आराम में इसकी बॉडी में क्या हुआ? डेवलपमेंट या ग्रोथ? ग्रोथ हुई है. ग्रोथ. तो जो थोड़े टाइम के लिए थोड़े थोड़े फेजेस के अंदर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं. ग्रोथ सर. और डेवलपमेंट क्या होती है? पूरे बहुत लॉन्गर टाइम के लिए जो होती है. जैसे मैं तुमसे बोलूं कि पहले तुम आज से 10 साल पहले तुम कैसी थी? छोटी सी बच्ची थी, ठीक है, उधर उधर भागती रहती थी, तो वो छोटी बच्ची. और आज कैसी? आज बड़ी बच्ची हो गई है. तो वो इतनी छोटी से एक बेबी से आज जो एडल्ट बन गई है, तो वो क्या एक तरह से मेरे पास डेवलपमेंट है. तो ये डेवलपमेंट फेज होता है. ओके. तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? कोई बॉडी पार्ट के साइज में इंक्रीज होना. और डेवलपमेंट क्या होता है? पूरी बॉडी के लिए ग्रोथ होना, पूरी बॉडी का इंक्रीज होना. ठीक है. मुझे एक बात बताओ, तो छोटे बच्चे से लेके आज तुम इतने बड़े हो गए, क्या सिर्फ तुम्हारा हाथ बड़ा हुआ है? बाकी सब छोटा ना छोटा है? नो सर. नहीं ना भाई, हर चीज इक्वल रेशियो में इंक्रीज हो रही है ना. तो ये डेवलपमेंट होगा या ग्रोथ होगा? डेवलपमेंट. डेवलपमेंट है. लेकिन अगर मैं बात करूं कि सिर्फ और सिर्फ मान लो एक छोटी सी बच्ची थी, वो वैसी की वैसी, बस उसके हेयर बड़े होते जा रहे हैं, हेयर पे हेयर आते जा रहे हैं, लेकिन वो छोटी की छोटी है, तो उसकी बॉडी में ग्रोथ हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है? ग्रोथ. ग्रोथ हो रहा है. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर. तो ग्रोथ डेवलपमेंट सुनने में बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन फर्क है. और वो क्या है? तो इसे हम क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन. सो आस्तिका, इज दैट क्लियर? यस सर. तो इंक्रीज इन
size of various part, or not only part, we can also say like organ. तो मेरे पास ये organ भी है, organ of the body. ओके तो Yes. अब ये डिवाइड किस तरीके से होता है वो कोई बता सकता है क्या? क्या सर? ये जो मेरे पास हो रहा है, ये जो डिवाइड, एक सेकंड, ये जो मेरे पास डिवाइड हो रहा है, राइट, जैसे एक सेल से 2 सेल होते जा रहे हैं, 2 से 4 सेल होते जा रहे हैं। भाई अगर मान लो मैंने बोला कि वैष्णवी है, ठीक है, तो वैष्णवी के मान लो जो पार्ट डेवलप हुआ, तो ये कैसे हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन ही तो करके तो हो रहा है। मान लो मेरे हाथ में चोट लग गई, तो चोट जब लग जाती है तो वो कम से कम 1 हफ्ते में ठीक हो जाती है, आई मीन Yes, 1 sir. महीना मान लो, ठीक है। तो 1 महीने में ऐसा क्या हुआ, यहाँ पे चोट ठीक क्या हो गई? सेल डिवीजन, याद आया, माइटोसिस। Yes, sir. सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, तो Yes, वो yes, तो बनते जाएंगे और वो इसको कवर कर लेंगे और मेरी स्किन पहले जैसी हो जाएगी, राइट। तो बताओ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स हो रहा है उस पर्टिकुलर पार्ट में, उसे बोलते हैं ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ डेवलपमेंट की, तो ब्रॉडर लेवल पे होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसे इट इज इंक्रीज इन द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओवरऑल इंक्रीज। फंक्शनल कैपेसिटी बोलते हैं इसके लिए, पूरी हमारी बॉडी के जो फंक्शंस है, पूरी हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है, तो फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, Yes, इज sir. दैट क्लियर? Yes, sir. तो पूरी बॉडी की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, ओवरऑल ग्रोथ भी बोल सकते हो, तो उसको ही हम बोलते हैं ग्रोथ। देखो आज ठीक है कि आज तुम लोग आए हो, तो आज तुम लोग अपनी वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो, नेक्स्ट क्लास से सबको अपनी वीडियो ऑन करनी पड़ेगी, ठीक है। आई नो कि तुम लोग, चलो ठीक है, मेकअप नहीं कर रखा तुम लोगों ने, No, शर्मा sir. रहे होगे, कोई बात नहीं, No, मेकअप तो sir. मार्केट में मिल नहीं रहा है, लेकिन नेक्स्ट क्लास से वीडियो ऑन करना कंपलसरी है, ठीक है। Okay. बेटर इंटरेक्शन होती है क्यों उससे। सर? क्यों, क्या ये रूल है भाई, ऐसा नहीं होता। ILC आज लो. क्या तुम क्लास में क्या अपना कपड़ा पूरा ढक के बैठते हो क्या? क्या गोरी लगा के आते हो पूरा पूरा, कोई देखना ले? नहीं, एक टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होना चाहिए। ऐसा करके तो मैं भी चलो वीडियो ऑन कर देता हूँ कि नहीं मेरे को नहीं दिखा रहा, मैं भी बोलूंगा तुम भी बोलो, ऐसा नहीं होता है ना। तो एक टीचर और स्टूडेंट में बेटर इंटरेक्शन के लिए वो करना ही पड़ेगा तुम्हें। आई एम सॉरी, अब मुझे क्या पता, मान लो तुम बेड पे लेटे हो और क्लास ले रहे हो, तो इसलिए ये आई एम सॉरी, आई हैव टू डू दिस। और वैसे भी हमें सीबीएसई की साइड से नोटिफिकेशन आया है। हाँ सर, आपको तो हर चीज CBSE. तो सीबीएसई ने बोला कि बच्चों को अलाउ ना करें जो वीडियो ऑन नहीं करेगा। सर आप ही तो CBSE। हम नहीं यार, मैं होता तो फिर मैं तो भेज देता कि मैं भी अपनी बंद कर लेता हूँ, मैं खुद नहीं बंद कर सकता, मेरा एक्शन हो जाएगा। यस, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको मैं नहीं ले रहा क्योंकि तुमने पहले से ये बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, राइट। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग होता है। अभी कितने टाइप का होता है, याद है किसी को? सर 2. यस, एक सेक्सुअल एक एसेक्सुअल, राइट। अच्छा, इनके अंदर क्या मेन डिफरेंस होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल में? सर एसेक्सुअल में 1 पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट. वेरी गुड। और उसमें सर दोनों में. अच्छा, दोनों सेम सेक्स के होने नहीं, अपोजिट सेक्स के? अपोजिट। अपोजिट सेक्स के, ठीक है, साहिल कह रहा हो, अच्छा ये तो अलग चीज है। तो ऑफ कोर्स एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होनी चाहिए, ठीक है। तो Yes, sir. हमारे पास देखो, मेल के लिए हमेशा ध्यान रखना इस टाइप का सिंबल यूज करना है, और फीमेल के लिए इस तरीके का, ठीक है। तो ये मेल का रिप्रेजेंटेशन है, ये फीमेल का, ठीक है। अब ये मतलब सर किसी और का भी बना दो, वो नहीं, सिर्फ ये याद रखना, ठीक है। और अगर तुम्हें उसका जानना है जिसके लिए तुम बहुत एक्साइटेड हो, तो ऐसे करके ऐसे बना दो। इसका मतलब क्या है, मेल और फीमेल दोनों, तो मेल एंड फीमेल के लिए इसका ना ट्रांसजेंडर्स, ठीक है। तो दोनों चीजें आ गई। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर. यस सर। तो ये रिप्रोडक्शन है मेल और फीमेल के लिए, तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होकर आते हैं। Yes. Now, if I talk about, yes, I also talk about the sensitivity. Yes. कहाँ गया? चंदन. यस सर। सर आपने एक चीज नहीं बताई। क्या कह रहे हो? सर Yes. आपने एक चीज नहीं बताई। क्या नहीं बताई? सर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज होती है। तो अब मैं बार बार वही चीज पढ़ाता रहूंगा, 11th क्लास में आ गए हो तो मैंने तो यहाँ पे तो ये सर भी पूरा लिखा तो पढ़ाओ, तो अरे पूरा तो बताओ। पूरा, अरे ये रिप्रोडक्शन का टॉपिक नहीं है ना। मैं कोई ये मैम, तो चीज है ना। एक्सक्यूज मी मैम, मैं कोई मैम पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बट स्टिल आपने बोला तो मैं ठीक बता है। दूंगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास एक ही सेल होता है, ठीक है। तो अगर ये एक ही सेल होता है, तो एक ही सेल अगर मेरे पास वो 2 हिस्सों में जाएगा,
तो बताओ ये सेल डिवीजन हो रहा है राइट, लेकिन Yes, sir. देखा जाए तो ये इसी के लिए रिप्रोडक्शन भी तो है। Yes, sir. तो ये एक सेल से 2 सेल बन रहा है और उसी को हम रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं क्योंकि ये खुद ही एक सेल है। तो सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन एक ही होता है। और इनके अंदर क्या होता है, मियोसिस या माइटोसिस, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो माइटोसिस से ही होता है, माइटोसिस। क्योंकि जितना क्रोमोसोम इसमें उतना इनके बेबी के अंदर भी होना चाहिए, तो इसलिए इनका रिप्रोडक्शन भी माइटोसिस से होता है। लेकिन हमारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मियोसिस से। याद आया कुछ? Yes, sir. यहाँ पे मैं एक्चुअली बस फीचर बता रहा हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म के, इसलिए मैं रिप्रोडक्शन को सीरियस नहीं ले रहा, आई मीन डेट डिटेल में नहीं ले रहा। 12th में पूरी 4 चैप्टर है, पूरी यूनिट है, तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। यस, सेंसिटिविटी। चंदन, मैंने क्या बताया था, व्हाट इज सेंसिटिविटी? सर हम कुछ भी चीज सेंस कर पाते हैं, जैसे फीलिंग्स, मतलब फीलिंग्स, warm-blooded, कुछ ज्यादा फीलिंग्स ले रहे हो? इसका warm-blooded, cold-blooded, वो तो इमोशन बोला था मैंने। नहीं warm-blooded और cold-blooded। नहीं नहीं नहीं, वो मैंने, अच्छा चलो ठीक है, ये बोला था ना कि किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई स्टिमुलस से, को रिस्पॉन्ड करना, यस रिस्पांस, याद आया, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। तो कॉन्शियसनेस। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के टुवर्ड्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, सामने से कोई भी आ रहा है तुम कैसे भागोगे, है ठीक है, सामने से ट्रेन आ रही है तुम पटरी पे चलते जा रहे हो, तुम कह रहे हो वाह वेरी, याद है किसी को 10th क्लास बताया था मैंने ये सब? Yes, sir. तो इसका मतलब सेंसिटिविटी को हम बोल सकते हैं दी एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस a response। अच्छा, प्लांट्स के अंदर वो रिस्पॉन्स का क्या नाम होता है, याद आया किसी को? क्या बोलते हैं प्लांट्स के अंदर उस रिस्पॉन्स को? फोटोट्रॉपिज्म। भूल गए? हाँ, उनका डायरेक्शनल मूवमेंट होता है ना, अप या डाउन। टुवर्ड्स। यस, स्टिमुलस के तो हाँ। एक्सटर्नल स्टिमुलस, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं कि हम कितने सेंसिटिव हैं। एनी डाउट इन दिस? No, sir. ठीक है, No, मान लो sir. अगर तुम्हारी मॉम कुछ बना रही है घर पे, ठीक है, किचन के अंदर, और तुम भागते भागते आए और तुमने गलती से क्या रख दिया, अपना हाथ तवे पे रख दिया, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? No, नहीं। sir. और क्या तुम उसे रखे रखोगे कि कुछ No. थोड़ा सा होने दो, जरा हाथ बन रहा है? नहीं, तुरंत हाथ हटाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी का क्या है, रिस्पॉन्स है, क्विक एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। याद आया? Yes, sir. तो हमारी बॉडी ऐसी चीजों में तुरंत एक्शन करती है, कील हुई, एकदम पैर पे कांटा लग गया, तुरंत एक्शन आता है। अच्छा, अब तो ये तो सेंसिटिविटी है, सिंपल, राइट? If I talk about adaptation, वैष्णवी, what is adaptation? सर किसी भी वेदर, मतलब किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट में को अडेप्ट कर लेना। ठीक है, जैसे मान लो, अगर मान लो मैं बोलूं कि मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर आज जिंदा होते, तो क्या वो इस एनवायरनमेंट में जिंदा रह पाते? नहीं। नहीं, क्योंकि इस टाइम तो इतना, अभी तो खैर चलो ठीक है, लेकिन जब पॉल्यूशन होता है, इतनी सारी गाड़ियां चलती है, बस चलती है, ट्रेन चलती है, इतनी आवाज होती रहती है, 24 घंटे चैं चैं पैं पैं होती रहती है, उस कंडीशन में उन लोगों के लिए जिंदा रहना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वेरिएशंस नहीं है। दो फैमिली जब मिलती है तो उनके गैमेट से एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है, राइट? तो उनके अंदर वेरिएशंस क्या आते हैं, ज्यादा आते हैं, कम आते हैं? ज्यादा आते हैं, उनके अंदर वेरिएशंस काफी ज्यादा होते हैं, राइट? So can I say because of the useful variation we are adapted to this new environment, because environment keeps on changing, तो हमारी बॉडी भी तो keeps on changing होनी चाहिए, हमारे जो जीन्स है उनका भी तो चेंज होना चाहिए, राइट, टाइम के अकॉर्डिंग। यस और नो? Yes, sir. तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यूजुअली फैमिलीज में, तो वो मतलब जो यूजुअली देखा जाए तो मेल और फीमेल के बीच में जो होता है आफ्टर मैरिज, तो वो जो पार्टनर्स होते हैं वो सेम फैमिली के वो ज्यादा बेटर है या दूर की फैमिलीज में वो ज्यादा बेटर है? दूर की दूर फैमिली। की फैमिली। दूर की फैमिली, मतलब अगर कम से कम 4-5 साल तक कॉमन एंसेस्टर ना हो। देखो ये सब चेक किया जाता है, फैमिली वाले में चालाक होते हैं, फैमिली वालों को रीजन नहीं पता, लेकिन वो चीजें पहले से सोच के रखते हैं। क्यों? कि अगर ये है, अच्छा की शादी इससे हो रही है, तो वो इसकी 4-5 जनरेशन चेक करते हैं, कहीं इसको और इसकी फैमिली सेम तो नहीं थी पहले, और अगर होती है तो कहते हैं हो ये तो तेरी एक तरह से बहन की तरह है, इससे नहीं हो सकती शादी, अब तो थोड़ा ढूंढनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कॉमन एंसेस्टर सेम हो गया ना, तो Yes. एक तरह से जीन्स भी तो सेम होंगे ऑलमोस्ट, तो इसीलिए। गॉट इट? तो Yes, ये sir. तो जितने ज्यादा वेरिएशन आएगा उतना ज्यादा अडेप्टेशन होगा। तो वी कैन से दैट द यूजफुल वेरिएशन, the useful variations that help a living organism to adjust to its habitat, जिस habitat में तुम रहते हो,
ठीक है, जैसे मान लो जम्मू कश्मीर वाले उस ठंडे एरिया में रहते हैं, उत्तराखंड वाले या ये बात की जाए हिमाचल वाले थोड़े से ग्रीन टी वाले एरिया में रहते हैं, दिल्ली वाले, गुड़गांव वाले, ठीक है। तो हम लोगों का अपना एक इन्वायरमेंट है, साउथ वाले, ठीक है। तो इन सबका अपना अपना एक इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये उसके अंदर काफी अच्छे से एडजस्टेड है। तो अगर तुम कहीं पे भी जाओगे तो तुम्हें ऑब्वियसली बात है थोड़ी बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी स्टार्टिंग। तो वी आर फुल्ली अडेप्टेड बिकॉज ऑफ दी जीन्स। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, तो आई होप यहाँ पे देखो, अब देखो शॉर्ट टर्म होता है, जैसे मान लो तुम कहीं पे गए 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए तो जम्मू कश्मीर गए, तो वहां पे तो ये जो तुम अडेप्ट हुए तो वो शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन है या लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन है। तो क्या शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन से तुम्हारी बॉडी में क्या आगे तुम्हारे बच्चों में उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी? नो सर। नहीं, तुम्हारी इंफॉर्मेशन वहां पे नहीं जाएगी। तुमने देखा होगा जम्मू कश्मीर के लोगों की जो स्किन होती है वो मोस्टली व्हाइट होती है, राइट? यस सर। तो क्योंकि वो वहां पे अडेप्टेड है, उनका जीन्स वैसा है। तो अगर कुछ बच्चे कुछ लोगों ने सोचा कि अच्छा वहां पे जाने से बच्चे बुरे होते हैं, तो कुछ मान लो फैमिली शादी के बाद चले गए वहां पे, और जब उनके बेबी हुआ तो उनके जैसा ही हुआ। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन था, लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन नहीं था। जीन्स के अंदर वो चीज कब आती है? जब लॉन्ग टर्म होता है, राइट? बहुत Yes. टाइम बाद, और वो नेचुरल होता है, जबरदस्ती नहीं। मैंने शायद इसका एग्जांपल भी लिया था, याद है किसी को? चूहे की पूंछ काटते रहो, कुछ होता। इज दैट क्लियर? यस सर। एक साइंटिस्ट ने चूहे की पूंछ काटी, फिर उसके बेबी हुए, फिर उसकी पूंछ काटी, उसके बेबी हुए, 30 जनरेशन तक ऐसा किया, तब भी नेक्स्ट चूहे की पूंछ थी, ठीक है। तो इससे क्या साबित होता है कि बाहर की चीजें बेसिकली गैमेट्स के अंदर नहीं आ सकती। एनी डाउट हियर? साहिल, स्वास्तिका, वैष्णवी, No, sir. चंदन? No, sir. ओके, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है मेरे पास? सिस्टमैटिक। तो अगर अब बात यहाँ पे सिस्टमैटिक की जाएगी तो क्या लगता है सिस्टमैटिक क्या होता होगा? सिस्टमैटिक सर एक सर मेरा किसी को ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करना। बिल्कुल सही। अच्छा, स्कूल में क्लासेस चल रही हैं क्या? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, देखो अब मेरे पास क्या है, तुम्हें पता है कि इतने सारे ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ के ऊपर। पहले यही जब ये ब्रांच स्टार्ट हुई बायोलॉजी की, हमें ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, तो देखा कि ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं, हम नहीं पढ़ सकते इंडिविजुअल सबको, हमें ग्रुप में करना ही पड़ेगा। तो इसकी जिम्मेदारी भी किसी को दी गई होगी कि ग्रुप में पढ़ना है, तो जिम्मेदारी तो ऑफकोर्स मिलनी है। तो सिस्टमैटिक का मतलब क्या है? ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं? ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे मान लो साहिल चौहान है, साहिल चौहान को हमने क्या बना दिया? मिनिस्टर ऑफ डाइवर्सिटी। तो साहिल चौहान ने क्या करा कि इसने ये पूरी डाइवर्सिटी को लीड कर रहा है। अब इसने देखा कि हमारे पास ऑलरेडी 5 ग्रुप हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया, राइट? अब साहिल एक दिन रास्ते से जा रहा था, तो इसको पेड़ के अंदर से एक अजीब सा कीड़ा मकोड़ा दिखा। इन्होंने कहा ये क्या चीज है भाई? तो इसने ध्यान से देखा तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा इंसान जैसा था, कुछ अजीब सा ही था। तो फाइनली इसने देखा कि अच्छा, फिर इसने उसको पकड़ लिया। तो इसने उस कैरेक्टर देखे, इसने आइडेंटिफाई किया कि इसकी सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल नहीं है तो इसका मतलब प्लांट तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये चल रहा है तो इसका मतलब ये एनिमल ही होगा, क्योंकि बाकी तो नहीं चलते हैं। तो ऐसे फीचर लगा लगा के गैस करेगा कि ये पानी के अंदर रहता नहीं रहता, क्या ये रेंगता है या चलता है? रेंगता है तो रेप्टाइल हो सकता है। तो ऐसे फीचर मिला मिला के बताओ, ये आइडेंटिफाई कर लेगा उसे कि ये प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, क्या है, राइट? यस सर। अब मान लो वो दुनिया में बहुत ही कम है, लोगों को उसका नाम ही नहीं पता, तो तुम्हें उसका एक नाम देना पड़ेगा, राइट? वो जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जैसे हम क्या है? होमो सेपियंस। तो हमारा पूरे यूनिवर्स, पूरे अर्थ पे ये नाम होमो सेपियंस ही तो है, विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा नाम, सागर नाम नहीं, स्वास्थ्य का नाम नहीं, साहिल नहीं, एक वैसा नेम जो सबके लिए वैलिड होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम। तो वी आर होमो सेपियंस, राइट? बायोलॉजिकल नेम। अब नाम देने के बाद फिर तुम बताओ उस ग्रुप के अंदर तुम रख दोगे या नहीं रख दोगे, जिसमें ग्रुप ने पहचाना है उसे। तो तुम फाइनली उस एनिमल का नाम उस ग्रुप के अंदर मेंशन कर दो कि ये भी उसी ग्रुप से बिलोंग करता है, राइट? यस सर। तो सिस्टमैटिक भी हमारे पास क्या है? ये एक ऐसी ब्रांच है जो कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल और उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होता है उससे डील करता है। और इस सिस्टमैटिक्स के अंदर ही मेरे पास ब्रांच आती है टैक्सोनॉमी, और उस टैक्सोनॉमी के फादर कौन थे? कार्लस लिनियस। तो उन्होंने ही इन 3 के बारे में बताया हमें, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। पहले आइडेंटिफाई करो, फिर उसको नेम दो और फिर उसे ग्रुप के अंदर रख दो। इज दैट क्लियर? यस सर। वास्तिका, Yes, sir. so what is systematics? The systematic arrangement of organism. Yes.
So we can say that it's a branch of science in which we study about the different kinds of organisms, right? And also their relationship with each other. कि जैसे मान लो कौन सुपीरियर है कौन इंफीरियर है, मान लो लिजर्ड है मेरे पास और स्नेक है, तो कौन लिजर्ड है, आई मीन कौन लिजर्ड और कौन स्नेक है, कौन सुपीरियर है? स्नेक। तो कौन किसको खा सकता है? तो इस टाइप की जो मेरे पास रिलेशनशिप आ रही है, तो इसी चीज को पढ़ने को हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स। ओके, कौन सुपीरियर कौन इंफीरियर और कौन किसको किसके साथ कैसे रिलेशनशिप है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक। कौन एडवांस है कौन प्रिमिटिव है, किसकी फूड हैबिट कैसी है, कौन अपने आप खाना बना सकता है कौन दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ने से यही तो फीचर है जिससे हम एनिमल को डिवाइड कर पाएंगे, किसके अंदर सिमेट्री है किसके अंदर नहीं है, किसके अंदर ऊपर की लेयर होते हैं किसके अंदर नहीं होती है, किसके अंदर बोन्स है किसके अंदर नहीं है। तो ये सब क्या है? रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक, राइट? यस सर। तो वी स्टडी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेशनशिप अमंग देम। क्या इंसान इंसान को खा सकता है? आई मीन क्या यूजुअली खाता है? नहीं, खा तो सकता है लेकिन क्या खाते हैं? नहीं ना। तो वो भी क्या हमारी रिलेशनशिप है, जब खाना है तो क्यों खाएंगे भाई हम? वो देखो बिल्कुल एकदम हैवान हो गया, कुछ लोगों ने बोला हाँ। तो ऐसी हैवानियत नहीं दिखानी, बी सेंसिटिव। अभी बताया ना मैंने, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फीचर होता है सेंसिटिव होना, लगता है तुम लोग बोल चुके हो। ठीक है, तो पहला फीचर तो मैंने क्या बताया कि सिस्टमैटिक के अंदर कौन सी ब्रांच आती है? टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी ने हमको क्या बताया, क्या क्या चीजें करनी है चंदन? Taxonomy is a branch of systematic which deals with the identification of organism। पहचानो, साहिल ने पहचाना था ना पहले उस कीड़े को, yes sir, फिर उसका नाम दिया था नोमेनक्लेचर। नहीं आ रहा समझ? एंड लास्ट में क्या दिया था? उसे ग्रुप के अंदर डाल दिया था, यस उसका क्या नाम है? क्लासिफिकेशन। वैष्णवी, एनी डाउट? No, sir. So what is the meaning of taxonomy? Identification, nomenclature. Yes, it is a branch of science or systematic which deals with the identification, nomenclature and classification of organism। of organism, ठीक है? organism का पहचानना, नाम देना और उसे ग्रुप के अंदर पुट कर देना। अब तो पता है कि nomenclature की बात आई है, तो देखो अब हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है मेरे पास प्लांट्स के बारे में, एक होता है एनिमल के बारे में। तो हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं? बॉटनी स्टडी, वनस्पति विज्ञान। और एक मेरे पास क्या होता है? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को बोलते हैं जूलॉजी। तो इसी के लिए मेरे पास दो कमिटीज हैं, तो एक है मेरे पास ICBN और एक मेरे पास है ICZN। ICBN का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो इसका मतलब ये किसके नाम रखता होगा? इंसानों, एनिमल्स के या प्लांट के? प्लांट्स के, वो भी जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर मतलब प्लांट्स के नाम रखता है ये। और अगर इसकी बात की जाए इंटरनेशनल नाम से इसका पता लग रहा है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। अब ये मतलब सर ये दो डिब्बे क्या है? ये इसका मतलब ऊपर जो लिखा है, और इट इज बेसिकली जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, गॉट इट? यस सर। ओके, अब देखो मैंने तुम्हें नाम बताया कि देखो हर किसी के नेम के लिए ना हमारे पास दो चीजें होती है। एक जो पहला वर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जीनस। और जो दूसरा नेम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज। जैसे अगर मैं मान लो बात करता हूँ इंसानों की, तो ये हम क्या बोलते हैं? होमो, पहला वर्ड कैपिटल और दूसरे वाले का स्मॉल, होमो सेपियंस। तो अगर मैं होमो सेपियंस की बात करता हूँ तो ये क्या है? जीनस, और ये क्या है? स्पीशीज, राइट? ऐसे अगर मैं आम की बात करता हूँ, ये ह्यूमंस के लिए, आम का नाम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। फोरानिफेरा, यस, मैंगीफेरा इंडिका। तो इसमें मैंगीफेरा क्या है? जीनस या स्पीशीज? जीनस। और स्पीशीज क्या है? इंडिका, राइट? इंडिका। इसी तरीके से मेरे पास क्या है? एक मेरे पास मान लो मधुमक्खी है, उसका नाम होता है एपिस इंडिका। ये बहुत सारे नाम है एक्चुअली, एपिस इंडिका, राइट? गेहूं खाते हो, गेहूं से आटा आता है, तो गेहूं का नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। करना नहीं है, थोड़े बहुत नाम है, बस ऐसे याद हो जाता है आराम से, ट्रिटिकम एस्टिवम।
बहुत अच्छा ना, ऐसे नाम याद रखो, मानो कोई कुछ भी बोलेगा सीधे बोलना टीटी का मैक्सिमम, टीपीएस एनडी का मैगी एनडी का, तो कहेगा भाई पता नहीं कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहा है। तो ये भी अपने आप में एक टैलेंट है, ठीक है। तो ये बीट हो गया। अब मत कहना कि सर कुछ भी, ये क्या है मेरे पास बी मधुमक्खी, ये क्या है मेरे पास मैंगो। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. तो एटलीस्ट कुछ लोगों के नाम तुम्हें ऐसे याद होने चाहिए। ओके, सो एनी डाउट हियर? No, No, sir. sir. नाउ तो ये तो हुए हमारे पास कॉमन नेम के बारे में। देखो अब ना मेरे पास एक साइंटिस्ट है, इसको मैंने बोला कि जिसने भी इसके बारे में काम किया उसका नाम था कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने हमको क्या बोला कि हर किसी का एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? जिसके दो नाम है, एक फर्स्ट क्या होता है जीनस और दूसरा क्या होता है स्पीशीज। तो इसे क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, राइट। तो पहला वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? जीनस। जीनस, और दूसरा स्पीशीज, राइट। This is. अच्छा, तो इन्होंने क्या बोला, ये जो मेरे पास होता है पहला वर्ड कैपिटल में लिखा जाता है, ये रूल्स बताए थे किसने? कैरोलस लीनियस ने। क्या नाम है साइंटिस्ट का? Carolus ये फादर ऑफ, ये कौन है फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं इसे। कैसे ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी के फादर है वैसे, कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस है ये मेरे पास, और इसको हम क्या बोलते हैं, आई मीन ये क्या थे, ये हमारे पास है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। और टेक्सोनॉमी के अंदर कितनी चीजें आ जाती हैं? 3। वेरी गुड शाबाश, बहुत जल्दी रिप्लाई करा है। Identification, nomenclature, classification. तो देखो अब हमारे पास एक बात बताओ, अगर हम क्लासिफाई इन्होंने किया था कैरोलस लीनियस ने, तो कैरोलस लीनियस ने किस चीज को देख के क्लासिफाई किया होगा? क्या लगता है? एनी गेसेस? भाई कैरोलस लीनियस ने क्या करा? क्लासिफाई किया है, राइट। ठीक है, एग्री। तो अगर उन्होंने क्लासिफाई किया तो किस चीज को देख के उन्होंने क्लासिफाई किया होगा? क्या क्या So बेसिस? characteristics देख के। हाँ ठीक है, किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक, वही तो पूछ रहा हूँ। मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजी, चलो ठीक है कि बाहर से कैसे दिख रहे हैं उस बेसिस पे हम डिवीजन कर सकते हैं। और Sir, कैसा है? unicellular मान लो अगर scientific मैं तुम्हें मंत्री बनाया था, कौन सा मंत्री? डाइवर्सिटी का मंत्री, बायोडाइवर्सिटी। अगर तुम्हें अगर बहुत सारे ग्रुप बनाने थे तो तुम अब एनिमल को पुट कर रहे हो, तो किस बेसिस पे तुम बेसिकली पुट कर रहे हो ये तो बताओ। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, चलो ठीक है, और कुछ? वेजिटेटिव। unicellular, multicellular. अच्छा, और कुछ कर सकते हैं क्या? यस। देखो अब मेरे पास क्या क्या, सबसे पहली बात तो सेल के स्ट्रक्चर को देख के पॉज कर सकते हैं, राइट, कि सेल का नेचर कौन सा है, इजंट इट? सेल का किस तरीके का नेचर होता है उसको देख के हम कर सकते हैं। और हम ये कर सकते हैं किस टाइप का सेल, की एक ही सेल का बना है या बहुत सारे सेल का बना है, राइट। तो एक सेल का है, दो सेल का है, या मतलब या बोल सकती है मल्टी सेलुलर है, ठीक है। कैन आई से मोड ऑफ न्यूट्रिशन आल्सो? Yes, sir. मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? कौन ऑटोट्रॉफिक है, कौन हेटेरोट्रॉफिक है, राइट। बताया था ना मैंने, होलोजोइक याद है किसी को? Yes, sir. सैप्रोफिटिक याद है किसी को? Yes, sir. तो ये सब क्या थे हमारे पास? तो ये सब कुछ ऐसे फीचर्स है जिसके बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये चीजें मैं कर डिवाइड कर सकता हूँ। ओके, गॉट इट एवरीबॉडी? Yes. तो ठीक है, तो टेक्सोनॉमी के अंदर, अच्छा एक सेकंड, अब चंदन, Yes, sir. चंदन अगर मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछूं तुमसे कि व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, सो व्हाट विल यू से? क्या 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 नीड होगी मेरे पास? For separation. टेम्परेचर Separation. जैसे बोल रहे हो? अरे अपनी स्टडी को इजी बनाने, इजियर बनाने के लिए, राइट। अपनी स्टडी को इजी बनाने के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल पढ़ना तो बहुत ही टफ हो जाएगा। Yes, sir. इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ना, तो ग्रुप ग्रुप में पढ़ेंगे तभी तो क्लासिफिकेशन बेटर है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? यही मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया, राइट। Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो, अच्छा अब इसी के ना मेरे पास ना हिराकी है। अब वो हिराकी क्या है? सारे बच्चे ना पहले एक चीज याद रखेंगे, वो क्या है मेरे पास? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। अब इसका मीनिंग क्या है? सारे बच्चे देखेंगे मेरे पास, मैंने बोला स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो इसको याद रखिएगा। देखो जो किड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं,
तो याद है ना क्या होता है, किड्स प्रेफर चॉकलेट ओवर फ्रेश ग्रीन स्पिनच। ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं, मान लो एक साइड स्पिनच है और एक साइड क्या है, पालक, मतलब एक साइड पालक है और एक साइड मेरे पास चॉकलेट है, तो क्या प्रेफर करेंगे, चॉकलेट सर। तो इसलिए किड्स प्रेफर चॉकलेट ओवर फ्रेश ग्रीन स्पिनच। फ्रेश ग्रीन स्पिनच के ऊपर क्या करा उन्होंने, चॉकलेट को प्रेफर किया है। इसका मतलब क्या है, किंगडम प्रेफर फाइलम क्लासेस। जैसे मान लो वैष्णवी है, ठीक है, वैष्णवी कहाँ पे रहती है, मतलब Yes, sir. मान लो सोसाइटी में रहती है, राइट, सोसाइटी में फ्लैट में रहती है। अब बाहर कुछ कुछ क्या है, एलियन है। अब वो एलियन वैष्णवी को ले जाना चाहते हैं कि आओ वैष्णवी और हमारी एक प्लेनेट पे रहो, क्योंकि तुम हमारे प्लेनेट से ज्यादा बिलोंग करती हो। तो कुछ भी अब अरे बता रहे थे कुछ भी, क्या रियल बात बता रहे हैं, ठीक है। तो वैष्णवी एक्साइटेड है कि हाँ चलते हैं, चलो यूरेनस पे। तो अब हमारे पास क्या है, एक सेकंड, तो अब वो सबसे पहले आएंगे एनिमल्स, आई मीन जो मेरे पास थे एलियंस। तो सबसे पहले वो प्लेनेट तो रिकॉग्नाइज करेंगे, कौन सा प्लेनेट पे रहती है वैष्णवी, राइट, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, किस पे, तो पहले उन्होंने अर्थ चूज कर लिया, ठीक है। अब अर्थ के बाद वो देखेंगे कौन सी कंट्री में रहती है, कंट्री तो बहुत सारी है, ठीक है, इंडिया चूज कर लिया। सर इंडिया के बाद पहले क्या, कॉन्टिनेंट्स देखेंगे पहले। अरे तो चुप हो जाओ, नहीं 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 नहीं, ठीक है देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टाइल हम मारेंगे। तो उसके बाद फिर कंट्री के बाद हमारे पास क्या है, फिर हम देखेंगे स्टेट कौन सा है, जम्मू कश्मीर है, बिहार है, पहले तो उन्होंने बिहार में रहती होगी, नहीं नहीं, फिर उन्होंने चेंज किया, नहीं नहीं यूपी में है, ठीक है। तो यूपी में फिर देखा, फिर यूपी में देखा अच्छा यूपी में है, फिर देखा अच्छा नोएडा में है, फिर नोएडा में है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर देखा सोसाइटी कौन सी है, सोसाइटी के बाद फिर देखा कि फ्लैट नंबर कौन सा है। इस तरीके से बताओ वो पास पास आते जा रहे हैं, Yes, sir. और फाइनली फिर उनको पता लग गया फ्लैट नंबर कौन सा है। फिर उसका नाम क्या था, वैष्णवी शर्मा मान लो, तो वैष्णवी शर्मा ये इसका नाम है ना, एलियंस आए कि कौन है वैष्णवी शर्मा, हमने कहा ये नहीं ले जाओ, तो ले गए। तो इसका मतलब वैष्णवी शर्मा क्या है, वो एक तरह से क्या है, जीनस और स्पीसीज, राइट, आर यू गेटिंग दैट। तो वैष्णवी क्या है उसका जीनस, और शर्मा क्या है स्पीसीज, एक तरह से समझो। तो इसका मतलब ब्रॉड लेवल पे क्या होता है, किंगडम, फिर क्या होता है फाइलम, फिर क्या होता है क्लास, फिर क्या होता है ऑर्डर, फिर क्या होता है फैमिली, और फैमिली के बाद उसका खुद का नाम होता है। नहीं आया समझ, आ गया। 9th पढ़ा तो था, याद है सर। यस, इसी को बोलते हैं हिरार्की, राइट। तो अब देखो, तो सारे बच्चों को याद हो गया है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। मैंने तो उल्टा याद कर रखा है, लेकिन तुमको ट्रिक भी बता दिया, तुम कैसे याद कर सकते हो। नहीं आया समझ, आ गया। Yes, sir. आगे ठीक है, चिल्ला के रहो। यस, कैन यू जस्ट सी दैट, ये स्लाइड दिख रही है, हाँ सर दिख रही है। तो देखो यहाँ पे ये दिख रहा है किंगडम, फाइलम, मतलब वही नीचे देखो, किड्स प्रेफर चॉकलेट ओवर फ्रेश ग्रीन स्पिनच। Yes, sir. तो ये हमारे पास इस तरीके से दिखा हुई है, मेरे पास क्या है, एनिमल्स हैं, और ये बहुत सारे इस तरीके से तुम देख पा रहे हो। तो ये मेरे पास किस किस के अकॉर्डिंग डिवाइड है, क्या देख रहे हो, साइज, I should शेप, टाइप, हैबिटेट, इस तरीके से उसके बेबी होते हैं, अंडे से होते हैं, डायरेक्ट बेबी होता है। तो ये है कैलस लिनियस, हाथ जोड़ो इनके, और ये इन्होंने क्या दिया हमको, ये टैक्सोनॉमी दिया। यस, कुछ बोल रहे हो, ना सर। तो ये क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी है, इतने सारे हैं, वही किंगडम, फाइलम, पहले सबसे ब्रॉड लेवल पे किंगडम देख रहे हो इसे, देखो ब्रॉड सबसे बड़े लेवल पे किंगडम होता है, फिर धीरे धीरे करते क्या आता है, वो कम होता जाता है, राइट, याद है ना, डोमेन सबसे ज्यादा। Yes, sir. जैसे तुम कहाँ पे रहते हो, अर्थ पे रहते हो, तो अर्थ सबसे बड़ा है, फिर क्या आएगा, कंट्री, फिर क्या आएगा, स्टेट, इस तरीके से। याद हो गया, Yes, बार देखो sir. फायदा नहीं, रट्टा मारो अभी ऑन द स्पॉट। हो गया सर याद। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, देखो ये एनिमल से बिलोंग करती है। फिर एक फाइलम क्या है इसका, गॉड डेटा, क्लास क्या है इसकी, मैमिलिया, क्योंकि ये बेबी को फीड कर सकती है, ये खाती है कैर्निवोरा। फैमिली क्या है इसकी, कैनिडे, और इसका खुद का नाम क्या है, इसका खुद का नाम है कैनिस, कैनिस ल्यूपस, वो दोनों एक साथ है, तो इसका नाम क्या है, कैनिस ल्यूपस। तो स्पीसीज और जीनस, ये क्या है इसका पूरा नाम है, ठीक है। यस सर। तो ये इतने सारे जो मेरे पास, इतने सारे जो बिलोंग कर रहे हैं, प्लांट्स, एनिमेलिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजा, प्लांट है, ये सब क्या है मेरे पास, फाइलम्स के नाम। अच्छा, किंगडम के अंदर अगर बहुत सारी कैटेगरीज होंगी, उसे ही तो फाइलम बोलते हैं, Yes, sir. और अगर फाइलम को भी तुम ब्रेक करोगे तो उसको किसमें डिवाइड हो जाएगा, क्लासेस में, Class. क्लास को भी तोड़ दोगे तो ऑर्डर में, Order.
ऑर्डर को भी तोड़ दोगे तो फैमिली फैमिली में, लेकिन फैमिली के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, उस पर्टिकुलर का नाम जीनस जिससे वो बिलोंग करते हैं, राइट। Species. होमो सेपियन, तो होमो क्या है, जीनस, स्पीसीज क्या है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. तो आई होप कि ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। Yes, sir. एनी सिंगल डाउट है हो? No, sir. ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, ओके Okay. थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, आई होप नॉट गुड Bye-bye. रिवाइज करके आना, ठीक है। ओके सर बाय Bye. गुड नाइट।